एनिमे की स्टार्टिंग में हमें सुनसान सड़क दिखाई जाती है और बीच रास्ते पर एक चमकता हुआ 100 येन का सिक्का पड़ा था। तभी नाओ नाम की एक सीधी सादी लड़की वहां से गुजर रही थी। उसने वो सिक्का उठाया और बिना एक पल सोचे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आज के जमाने में इतनी ईमानदारी, लोग उसे ईमानदार मूर्ख कहकर बुलाने लगे। लेकिन नाओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके फादर ने उसका नाम नाओ रखा था और जिसका मतलब है ईमानदार। घर पर कैंसर से जूझता हुआ अपने बाप के अलावा उसका कोई भी नहीं था। लेकिन नाव को क्या पता था कि यही ईमानदारी उसे एक ऐसे जाल में फंसाने वाली है जहां सच बोलना सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। एक शाम नाव के घर एक रहस्यमय ब्लैक एनवेलप आता है। अंदर बॉक्स होता है और जैसे ही वो खोलती है उसे उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा बॉक्स नोटों से भरा होता है, पूरे 100 मिलियन येन। साथ में एक टैबलेट जिसमें एक अजीब आवाज आती है। अगर तुम ये सुन रही हो तो तुम ऑफिशियली लायर गेम की प्लेयर बन चुकी हो। नाव को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे गेम के रूल्स बताए जाते हैं। उसके ओपोनेंट को भी 100 मिलियन येन दिए जाएंगे और नाव का काम है किसी भी तरह ओपोनेंट के पैसे हासिल करना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन पैसों को तुम किसी भी तरह चुरा सकते हो। यहाँ कोई भी लॉज नहीं होंगे। गेम 30 दिन तक चलेगा और एंड में एक गेम एजेंट आ गई गेम मनी वापस ले जाएगा। मतलब नाव को दिए गए 100 मिलियन येन भी लौटाने होंगे। अगर नाव जीत गई तो ओपोनेंट के पैसे उसके हो जाएंगे। लेकिन अगर ओपोनेंट ने उसके 100 मिलियन येन ले लिए तो उसको वो लौटाने होंगे अगर नाव जीत गई तो। लेकिन अगर ओपोनेंट ने उसके 100 मिलियन येन ले लिए हो तो नाव पर 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। ये सुनकर नाव पूरी तरह से घबरा जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि ये वादा वो किससे करेगी। उसके बीमार फादर जिन्हें वो कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, मजबूर होकर वो एक वकील के पास जाती है। वकील उससे कहता है कि ये सीधा साधा स्कैम है। धोखेबाजी के बारे में किसी शातिर ठग से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर सच में बचना है तो किसी बड़े धोखेबाज से मिलो। नाव के रातों की नींद ही उड़ जाती है। वो बार बार अपने पैसे चेक करती कि कहीं चोरी तो नहीं हो गए। फिर एक दिन LTF की तरफ से लेटर आता है। उसका ओपोनेंट डिसाइड हो गया और उसका नाम फौजी साहू है। नाव नाम सुनते ही पहचान जाती है। फौजी साहू उसके पुराने टीचर थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान। नाव को लगता है कि शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं। वो उनसे मिलने पहुंच जाती है उनके घर पर। फौजी साहू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल गेम है, लेकिन हमें अपने पैसे सेफ रखने चाहिए। वो कहता है कि मैंने अपने 100 मिलियन येन बैंक के लॉकर में रखवा दिए हैं। अगर तुम मुझे अपने पैसे दे दो तो मैं उन्हें भी लॉकर में रखवा दूंगा और अगर जब गेम खत्म होगी तो फिर मैं तुम्हें वो लौटा दूंगा। नाव बिना ज्यादा सोचे अपने टीचर पर भरोसा कर लेती है और पूरे अपने 100 मिलियन येन उन्हें सौंप देती है और चैन की नींद सो जाती है रात को। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। अगले दिन एक और लेटर आता है। गेम की प्रोग्रेस लिखी होती है। लेटर के मुताबिक फौजी साहब के पास अब 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा आ चुकी हैं, जबकि 100 मिलियन येन के कर्जे में नाव डूब चुकी है। नाव घबराकर फौजी साहब को फोन कर दिया और वो कहता है कि ये सब LTF ऑफिस हमारे बीच शक पैदा कर रहा है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नाव माफी मांगने उनके घर पहुंच दिया, लेकिन दरवाजे के पीछे वो अनजाने में ही फौजी साहू की बातें सुन लेती है। फौजी साहू किसी पर फोन पर बात कर रहा था। मैंने 100 मिलियन येन जीत लिए हैं, मेरी वो बेवकूफ स्टूडेंट, उसे पता ही नहीं चला और मैंने उसके पैसे छीन लिए हैं। ये सुनकर नाव के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। घर लौटकर वो बहुत ज्यादा फुट फुट के रोती है। अब उसे समझ आ चुका था कि लायर गेम का असली मतलब क्या है। यहाँ वही जीतेगा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। उस वकील की बात उसे याद आती है। धोखेबाजी के तोड़ किसी बड़े धोखेबाज के पास होता है। नाओ इंटरनेट पर रिसर्च कर दिया और उसकी नजर में एक शातिर ठग पर पड़ दिया है जिसका नाम इकायामी होता है। जेल से अभी रिहा होने वाला रिपोर्टर की आंखों से बचकर पुलिस के भेष में निकलने वाला वो इकायामी, जिसे नाव रास्ते में ही रोक लेती है, वो उसे मदद मांगती है। लेकिन इकायामी साफ मना कर देता है। मैं अभी जेल से निकला और तुम चाहती हो कि मैं फिर पैसों के चक्कर में अंदर हो जाऊं, इतना क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नाव भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इकायामी उसे एक दुकान के बाहर खड़ा रहने को कहता है और कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुबह से शाम हो जाती है और इकायामी नहीं आता। नाव एक भी कदम नहीं हिलाती। जब इकायामी वापस आता है वो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ घंटों में समझ आ जाना चाहिए था कि मैं झूठ बोलकर गया हूँ, तुम वाकई ईमानदार मूर्ख हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ। ना उसे पूरी लायर गेम की कहानी बता दी है। आखिरकार इकायामी भी मान जाता है और वो नाव के साथ फूजी साहू के घर जाता है, जहाँ फूजी साहू उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मुझे जीत चाहिए, तुम अपने पैसे भूल जाओ। इकायामी सिचुएशन को एनालाइज करता है। गेम खत्म होने में भी 23 दिन बचे हैं। लास्ट डे
संडे है तो फुजिसावा को फ्राइडे तक पैसे लॉकर से निकलवाने ही पड़ेंगे। इकायामी कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास जीतने का एक परफेक्ट प्लान है। वो नाओ से कहता है कि बस 2 काम करने हैं। पहला, फुजिसावा को बता दो कि अब तुम सीरियस हो, और दूसरा 24/7 उसकी निगरानी करो। वो फैसला करते हैं। वो नाओ फुजिसावा के घर पर जाती है और कहती है कि अब मैं लायर गेम बहुत ही ज्यादा सीरियस खेलने वाली हूँ, मैं सिर्फ अपने नहीं तुम्हारे 100 मिलियन येन हासिल कर लूंगी। फिर वो दिन रात उस पर नजर रखने लगते हैं। इकायामी ने तो फुजिसावा के घर के सामने वाला गाड़ी रेंट पर ले लिया था। अचानक वो नोट करते हैं कि पहले तो फुजिसावा घर से बाहर निकलता था, लेकिन अब वो पूरा दिन घर के अंदर बंद रहने लगा है। नाओ परेशान है कि निगरानी से उन्हें पैसे कैसे हासिल होंगे। तब इकायामी उसे अपनी स्ट्रेटजी समझाता है। शिकार को पकड़ने से पहले उसे डरा दो। डर इंसान की सोचने की क्षमता को कम कर देता है। अपनी जगह रख कर देखो उसे। तुम्हारा ओपोनेंट कह चुका है कि उसके पास 200 मिलियन जीतने का परफेक्ट प्लान है और तुम उस पर 24 घंटे नजर रख रहे हो। क्या तुम घर छोड़कर कहीं जाओगी? इकायामी कहता है कि अगर पैसे बैंक लॉकर में होते तो फुजिसावा बाहर तो जाता ही, लेकिन वो इतने प्रेशर में है कि अभी वो घर ही नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब साफ है कि 200 मिलियन येन अपने घर के अंदर ही उसने छुपा रखे हैं। वो फैसला करते हैं कि अब फुजिसावा पर प्रेशर और बढ़ाना होगा। उसे एहसास दिलाना है कि उन्हें पता चल गया है कि पैसे घर के अंदर हैं। गेम की डेडलाइन करीब आती है, सिर्फ 10 दिन बचे होते हैं। इकायामी एक चाल जाता है। वो स्पीकर से पूरे सोसाइटी के अंदर एक अफवाह फैला देता है कि फुजिसावा के घर में आग लगी है और उस घर में धुआं भी कर देते हैं। घबराकर फुजिसावा अपने दोस्त को फोन करता है कि आग लग गई है भाई, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। इकायामी मुस्कुराता है। अगर सच में आग लगती तो इंसान सबसे पहले रूम से बाहर निकलता है। तुम अपनी जान से ज्यादा इस रूम की फिक्र कर रहे हो। इसका मतलब है कि पूरे 200 मिलियन येन इसी रूम में है। फुजिसावा घबरा जाता है। फिर वो जोर से हंसने लगता है और एक बड़ी तिजोरी दिखाकर कहता है हाँ पैसे इसी में ही है, लेकिन ये तिजोरी इतनी मजबूत है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता और ये इतनी भारी है कि तुम उठा भी नहीं पाओगे। इकायामी तुम्हारा प्लान यहीं खत्म हुआ। नाओ की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन इकायामी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता है और कहता है कि मैं ये सेफ आराम से खोल सकता हूँ और अंदर रखे पैसे भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर फुजिसावा के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत सेफ के पास जाकर बैठ जाता है। डर के मारे वो पूरी रात चैन से नहीं सोता और चाकू हाथ में लेकर अपनी सेफ की हिफाजत करता है। दिन ऐसे ही गुजर जाता है और गेम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी होते हैं। फुजिसावा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था गेम खत्म होने का टाइम शाम 5 बजे है और एजेंट उसी वक्त पैसे लेने आ जाएगा। वो खुशी से पागल हो जाता है कि बस 4 दिन सेफ के पास बैठना है और वो जीत ही जाएगा। नाओ भी लेटर पढ़ दिया और परेशान होकर इकायामी से पूछ दिया कि अब हम क्या करेंगे। इकायामी हंसता है और कहता है कि बस सब्र रखो, सही वक्त पर एक जादू का मंत्र पढ़ूंगा और तिजोरी अपने आप खोल जाएगी। और फिर वो आखिरी दिन आ ही जाता है। गेम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। नाओ रोते हुए फुजिसावा के घर जाती है और कहती है कि इकायामी गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं है। फुजिसावा हंसता है, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा भी बंद कर देता है उसके मुंह पर। घड़ी में 5 बज जाते हैं। फुजिसावा जीत गया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। फुजिसावा दरवाजा खोलता है। सामने गेम टूर्नामेंट LTF का एक एजेंट खड़ा होता है जो गेम मनी कलेक्ट करने आया था। फुजिसावा खुशी से उसे अंदर बुला लेता है, अपनी तिजोरी खोलता है और पूरे 200 मिलियन येन एजेंट के सामने रख देता है। एजेंट कहता है कि मुझे सीरियल नंबर वेरीफाई करना है। वो सारे नोट निकाल कर चेक करता रहता है। 1 घंटा निकल जाता है। शाम के 6 बज जाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजती है। दरवाजे पर 3 लोग खड़े होते हैं जो कि LTF ऑफिस के एजेंट होते हैं। वो कहते हैं कि वो गेम मनी कलेक्ट करने आया है। फुजिसावा हैरान होकर कहता है कि एजेंट तो अंदर पहले से बैठा है, आप लोग कौन हो? असली एजेंट कहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी यहाँ पर एजेंट नहीं है। फुजिसावा की सांसें रुक जाती हैं। वो दौड़ के अंदर आता है और देखता है कि जेली एजेंट कोई और नहीं बल्कि इकायामी था। इकायामी मुस्कुराते हुए पूरे 200 मिलियन येन नाओ को दे देता है और कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे एक नकली कलेक्टर के हवाले कर दिए, तुम हार गए। फुजिसावा चिल्लाते हुए कहता है कि गेम 5 बजे खत्म हो चुका है, ये चीटिंग है। तभी असली एजेंट बताता है कि गेम खत्म होने में असली टाइम 6 बजे का था। इकायामी सामने आता है और अपना असली मास्टर प्लान बताता है। फुजिसावा घर के अंदर छुपा रहता था, इसलिए इसने कभी मेल बॉक्स चेक ही नहीं किया था। इसलिए मैंने LTF का लेटर जिसमें 6 बजे का टाइम लिखा था हटा दिया और उसकी जगह 5 बजे का टाइम लगा दिया। मेरा प्लान सिर्फ तुम्हें गलत टाइम पर यकीन दिलाना था। जैसे ही 5 बजे तुम्हारे हिसाब से गेम खत्म हुआ और बिना सोचे समझे जेली कलेक्टर को पैसे दे दिए। ये सब सुनकर फुजिसावा जमीन पर बैठ जाता है और पूरी तरह टूट चुका था। असली एजेंट मशीन से पैसे गिन कर वेरीफाई करते हैं, फिर 100 मिलियन येन नाओ को दे देते हैं जो उसकी जीत की रकम होती है। अपने वादे के मुताबिक नाओ जीत का आधा हिस्सा 50 मिलियन येन इकायामी को दे दिया है, लेकिन नाओ की नजरें बार बार टूटी हुई फुजिसावा पर जा रही थी। वहाँ से निकलते वक्त नाओ सोचती है फुजिसावा का क्या होगा। इकायामी कहता है
है कि अब उस पर 100 मिलियन येन का कर्ज है, उसकी आने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी। ये सुनकर नाओ तुरंत वापस आती है और अपने जीत के 50 मिलियन येन फुजिसाओ को दे देती है ताकि उसका कर्ज आधा हो जाए। वो फुजिसाओ से प्रॉमिस करती है आज के बाद कभी मत कहना कि दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ये देखकर एकायामी भी अपने 100 मिलियन येन का हिस्सा नाओ को लौटा देता है। नाओ हैरान है। एकायामी कहता है कि हमारी डील थी कि तुम्हारी जीत का आधा हिस्सा मैं लूंगा, लेकिन जब तुमने अपने लिए एक भी येन नहीं रखा तो मैं अपना हिस्सा कैसे ले सकता हूँ। सब पैसे फुजिसाओ को लौटा दिए जाते हैं। नाओ को लगता है कि शायद एकायामी ने ये कभी पैसों के लिए किया ही नहीं था और ये वाकई सच भी है। नाओ और एकायामी घर लौटते हैं कि नाओ के घर एक और लेटर आता है LTF ऑफिस का भेजा हुआ है। लेटर में लिखा था नाओ ने राउंड 1 जीत लिया और राउंड 2 एक खास डेट और लोकेशन पर होगा। साथ में ऑप्शन दिया गया था अगर वो चाहे तो गेम यहीं छोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी विनिंग अमाउंट का आधा हिस्सा यानी 50 मिलियन येन देना होगा। ये पढ़ते ही नाओ की सांसें फिर से रुक जाती हैं क्योंकि उसने तो सारे पैसे फुजिसाओ को लौटा दिए थे। लेटर में आगे भी लिखा था कि अगर प्लेयर बताई गई जगह पर नहीं पहुंचा तो पूरी विनिंग अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, यानी पूरे 100 मिलियन येन का कर्ज आएगा। यामी कहता है कि इस लेटर को सीरियस मत लो, एक कागज के टुकड़े से कर्ज नहीं चढ़ता। वो नाओ को अपना नंबर देकर चला जाता है। नाओ की टेंशन बढ़ जाती है। वो अकेले ही बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। जंगल के बीच एक सुनसान बिल्डिंग, वहाँ पहुंचकर वो कहती है मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती, ये हैरेसमेंट है, मेरे पास वकील है। सामने खड़ा आदमी अपना मास्क उतारता है और नाओ के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वकील था। वो कहता है कि मैं LTF का गार्ड हूँ और मेरा काम तुम जैसे बेवकूफों को यहाँ लाना है। और नाओ अंदर जाती है, उसे टैग दिया जाता है जिसमें एक चमकदार पिंक डायमंड लगा है जिसकी कीमत 100 मिलियन येन थी। अंदर एक बड़े हॉल में 22 प्लेयर्स खड़े होते हैं जो पहला राउंड जीत कर आए हैं। तब स्टेज पर एक आदमी आता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो उम्मीद है तुम्हें पसंद भी आई होगी। और अगर ऐसी सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो भी काफी अच्छी है। तो मैं मिलता हूँ अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, खुदा हाफिज।